अब आता है ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने है ना एक बुक लिखा था जिसका नाम था प्रिंसिपा। उसमें ही न्यूटन्स ने उसके जितने भी लॉज थे, लॉज ऑफ मोशन, वो उसमें उसने लिखा है। अब हम लोग बताएंगे कि न्यूटन्स ने 3 नियम दिए थे। न्यूटन्स के 3 लॉज हैं। न्यूटन के 3 लॉ हैं। 3 लॉ हैं। अब हम लोग तीनों लॉ को देखेंगे कि आखिर 3 लॉज क्या क्या हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से देखते हैं। ठीक है, पहला है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलता ये है कि मान लो कि आपके बेड पर है ना, आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो बेड पर अगर मान लो कि कुछ कोई एक बुक रखा हुआ है। ठीक है, एक बुक रखा हुआ है। तो जब वो बुक रखा हुआ है तो बुक तो वैसे ही पड़ा हुआ रहता है। अब ऐसा तो नहीं है कि बुक उड़ जा रहा है। आप बुक को जब तक, या आपके पास है ना खुद उड़ के आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो बुक जब तक नहीं आएगा जब तक कि आप उसको उठाओगे नहीं, उठा के लाओगे नहीं। ठीक है, तब तक वो नहीं आएगा। उसी तरह से मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो, मान लो आइस है। आइस है, आइस पे एक ऑब्जेक्ट है, आप है ना उसको, वो चल रहा है, वो चल रहा है। तो आइस में है ना फ्रिक्शन है ना बहुत कम होता है, मानी कि उस पे है ना इसको ये कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको रोक उस पे फ्रिक्शन कम लगाता है जिससे कि ये रुकता नहीं है। तो ये चलते रहता है, चलते रहता है, वो तो चलते रहेगा। तो तो न्यूटन्स लॉ यही बोलता है कि जब तक कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तब तक वो अपने इनिशियल स्टेट में रहेगा, शुरुआती परिस्थिति में रहेगा, स्थिति में रहेगा। या तो वो रेस्ट में है या मोशन में है, वो उस समय तक वो रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा, जो उसका इनिशियल स्टेट है। जब तक कि कोई उसको बाहर से कोई उस पर फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तब तक वो अपना उसी स्टेट में रहेगा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि कोई भी बॉडी वो अपने इनिशियल स्टेट को मेंटेन रखता है, चाहे उसका इनिशियल स्टेट रेस्ट में हो या मोशन में हो। और वो मोशन भी यूनिफॉर्म मोशन में हो। ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन इसमें आ जा रहा है, माने चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, चल रहा है तो चलते जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, बोतल से कैसे, जब तक कि कोई आकर उसको रोके नहीं, कोई बाहर से उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए, तब तक वो चलते रहेगा, चलते रहेगा। इसी को कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियो या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, गैलीलियो या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, अब आता है इनर्शिया क्या होता है। देखिए, इनर्शिया का होता क्या है, मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं। ठीक है, एक ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में ये बर्थ होता है। ठीक है, आप बैठ गए हैं ट्रेन में, अब पैर इधर नीचे करके, यहाँ पे यहाँ पे पीछे सीट रहती है। और ट्रेन जो है, या तो स्टार्टिंग में 2 केस हो सकता है, या तो रेस्ट में हो या मोशन में रहे। ठीक है, मोशन में रहे, तो आप हो गए बडी। ठीक है, आप हो गए बडी। तो तो इनर्शिया बोलता ये है कि इनर्शिया जो है वो एक बडी का प्रॉपर्टी है। जो भी बडी है उसका प्रॉपर्टी। अब ऐसा नहीं है कि ये केवल आदमी का प्रॉपर्टी, एक बुक भी रख दो यहाँ पे साथ में, एक चेयर है, टेबल है, यहाँ पर एक आप बुक ऐसे खड़ा करके रख दियो। ठीक है, खड़ा करके रख दियो बुक, ये बुक है, तो बुक भी एक बडी हो गया, बुक भी एक बडी हो गया। अब ये ट्रेन जो है, मान लो शुरुआत में रेस्ट में है, शुरुआत में रेस्ट में है, तो इस बुक के पास भी है ना इनर्शिया रहेगा, और बडी के पास भी इनर्शिया रहेगा। ठीक है, बडी मान लो आप खुद हो, और ट्रेन है, ये ट्रेन है, इसमें आप बैठे हो दोनों लोग। ये ट्रेन है और दोनों लोग आप बुक भी है और आपका, आप खुद बैठे हो। अब ट्रेन रेस्ट में, अब ट्रेन जैसे ही रेस्ट में है, तो आप मान लो यहाँ आप तो हो यहाँ पे। ठीक है, आप तो हो यहाँ पे, आप यहाँ पे हो, और ये बुक यहाँ पे। अब ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ेगी, ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ेगी, तो ट्रेन बढ़ेगी, ट्रेन आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये ट्रेन आ जाएगी यहाँ पे, ट्रेन आ जाएगी इस पोजीशन पे। ठीक है, तो ट्रेन इस पोजीशन पे आ गई, तो इनर्शिया क्या कहता है, इनर्शिया ये बोलता है कि जो मेरा इनिशियल स्टेट है, जो मेरा शुरू का स्टेट है, जिस जिस स्थिति में हम शुरू में हैं, हमको उसी स्टेट में रहने दो। हम है ना अपना स्टेट नहीं बदलना चाहते, हम उसी स्टेट में रहना चाहते हैं। इनर्शिया यही करता है कि भाई बॉडी का इनिशियल स्टेट को ही वो मेंटेन करना चाहता है, उसमें कोई भी चेंजिंग आएगा तो उसको अपोज कर देता है, बोलता है कि भाई हमको नहीं चेंजिंग चाहिए, हमको जैसा हम थे उसी में रहेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ा,
ट्रेन आगे बढ़ा तो ये क्या करेगा, इनर्शिया बोलेगा कि नहीं हमको उसी जगह पे आना है, हमको वापस इसी जगह आना है। ये जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी तो बुक भी तो यहाँ पर आ जाएगी ना, बुक यहाँ पे आ जाएगा, बुक बुक यहाँ आ जाएगा, आदमी यहाँ आ जाएगा। तो बोलेगा कि नहीं इनर्शिया हमको वापस अपना उसी जगह पे आना है, बुक का इनर्शिया बोलेगा कि नहीं हमको वापस आना है यहीं पे। इसी कारण जब भी ट्रेन आगे बढ़ती है और बॉडी है ना रेस्ट में रहता है कोई भी, तो इंसान जो होता है या बुक होता है, कोई भी चीज़ होता है उसमें ट्रेन में, वो पीछे में धक्का खाता है, वो पीछे है ना, पीछे आपको बेंड हो जाता है, पीछे वो झुक जाता है। ठीक है, आप समझिए बात, पीछे वो झुक जाता है। क्यों झुकता है समझिए आप बात, इनर्शिया के कारण झुकता है। क्योंकि इनर्शिया बोलता है कि हम अपने स्टेट को नहीं चेंज करना है, हम जहाँ पर हैं हमको वहीं रहना है। लेकिन ट्रेन तो उठाकर आदमी को भी आगे लेते आया, आगे को लेते आया, लेकिन बोलता है कि नहीं तुम हमको वहाँ क्यों ले गए, हमको वापस लाओ। तो इनर्शिया बोलेगा कि तुम वापस आ जाओ हमको, तो वो पीछे आएगा। अपना बॉडी को, बॉडी है, बॉडी का ये प्रॉपर्टी होता है, इनर्शिया बोलेगा कि नहीं हमको पीछे आना है, तो वो पीछे आ जाएगा, इसी कारण बेंड हो जाता है। अब दूसरा केस मान लो कि अब मोशन में है, ट्रेन मोशन में है। अब ट्रेन मोशन में है तो ट्रेन आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और ट्रेन एक बार ही रुकने की कोशिश करती है। जैसे ही ट्रेन रुकने की कोशिश करती है तो ये जो है ये जो है ये तो आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़ रहा है। तो ये हो गया स्टार्ट, इनिशियल स्टेट इनर्शिया का। ठीक है, बॉडी का इनिशियल स्टेट है, बॉडी का इनर्शियल स्टेट है। तो इनर्शिया क्या बोलेगा कि नहीं हमको हमको रुकना नहीं है, हमको आगे ही बढ़ते रहना है, हमको आगे ही बढ़ना, आगे ही बढ़ना है। ठीक है, तो आगे बढ़ना है तो लेकिन रुकता है, रुकने के लिए तो थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, पीछे आ जाएगा रुकने के लिए, बॉडी मेरा जो है पीछे आएगा। तो इसी कारण जो है तुम्हारा यहाँ यहाँ पे आ जाएगा फाइनल स्टेट, लेकिन बोलेगा नहीं हमको आगे जाना है, आगे जाना है। तो इसी कारण जब भी ट्रेन रुकती है तो आदमी जो होता है वो आगे की तरफ धक्का खाता है, बेंड हो जाता है। बुक भी क्या होगा, आगे गिरेगा, बुक भी क्या होगा, आगे गिरेगा, बुक भी क्या है, आगे गिरेगा। क्योंकि इनर्शिया जो है वो अपने इनिशियल स्टेट को चेंज नहीं होने देता है, वो जो उसका स्टेट है उसी स्टेट में रहना चाहता है। इसीलिए वो ट्रेन आगे चल रही है, आगे चल रही है, रुकने की कोशिश करेगा तो इनर्शिया भी चाहेगा कि हमें बॉडी का स्टेट नहीं चेंज करने दे और हम आगे ही जाए। इसीलिए जब भी ट्रेन रुकेगी तो वो जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है उसी डायरेक्शन में वो इंसान बेंड हो जाता है, वो आगे झुक जाएगा, इसलिए आगे बेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है इनर्शिया। इनर्शिया दो तरह का होता है, इनर्शिया रेस, इनर्शिया इन मोशन। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स है इनर्शिया का और ये फर्स्ट लॉ का, वो देखेंगे। देखिए फर्स्ट लॉ होता है ना, जो फर्स्ट लॉ गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये अच्छा ठीक है, ये आगे बताएंगे। फोर्स का डेफिनेशन देता है फर्स्ट लॉ। इससे पहले इनर्शिया का देख लेते हैं, इनर्शिया का क्या क्या है ना एग्जांपल से। जैसे व्हेन अ कार और ट्रेन स्टार्ट सडनली द पैसेंजर बेंस्ट बैकवर्ड, जब भी ट्रेन या कार में पैसेंजर बैठते हैं वो पीछे धक्का खाता है, ये हम अभी देख लिए। जब है ना हॉर्स के ऊपर बैठते हैं तो राइडर्स जो होते हैं वो पीछे है ना, वो जब जब है ना हॉर्स के ऊपर राइडर्स बैठते हैं और वो तुरंत घोड़ा रुकता है तो जो उस पर राइडर है वो आगे की तरफ बेंड हो जाता है। वेन अ कोट अ ब्लैंकेट इज बीटन बाय स्टिक द डस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव्ड। ठीक है, क्योंकि है ना वो अपना इनर्शिया चेंज नहीं करना चाहता है। ठीक है, जब इसीलिए है ना डस्ट पार्टिकल्स जो है वो बाहर, पार्टिकल्स है जो वो रिमूव होता है। क्योंकि जो ब्लैंकेट है उसको आप मार रहे हो, मार रहे हो, ठीक है, जोर से उसको मारे तो मारे तो बोलेगा कि वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो वो आपका जो स्टेट है जो डस्ट डस्ट पार्टिकल्स का स्टेट है वो क्या था, वो था भाई नहीं हमको रुकना है। ठीक है, हम जहाँ पे सेटल्ड हैं वहीं रहना है हमको, लेकिन मारेंगे जोर से, जोर जोर से मारेंगे तो वो डस्ट पार्टिकल्स क्या होता है वो बाहर निकलने का फिर कोशिश करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ जो होता है वो हमेशा फोर्स को ही डिफाइन करता है, वो फोर्स को डिफाइन करता है। फोर्स का डेफिनेशन कहाँ आता है, फर्स्ट लॉ से आता है, इस बात को ध्यान रखना, फर्स्ट लॉ से फोर्स का डेफिनेशन आता है। तो फोर्स क्या है, फोर्स जो है कि है ना अगर इनिशियल स्टेट किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल स्टेट को चेंजिंग करने के लिए कोई बाहर से फोर्स लगाता है, ठीक है, फोर्स लगाता है, ठीक है, तो फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल बाहर से उसका स्टेट चेंज होता है। बोलो मान लो इस जगह पर शुरुआत में अब यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ से यहाँ जाने में एक उस पर
उस स्टेट को चेंज करने में एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है, ठीक है, यही फोर्स होता है ये, ठीक है। फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज विच acts on a body changes or tries to change the initial state of rest or motion with uniform velocity of the body, ठीक है। अब देखो तो पुश, पुल, टेंशन इन स्प्रिंग, टेंशन इन अ कोलाइडल स्प्रिंग, एक्शन, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन और फोर्सेस, ये सब फोर्सेस का एग्जांपल्स है, ठीक है। अब आते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम आपको बताए होंगे पहले भी। मोमेंटम होता है, आपको फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है अगर वो चल रहा है, अगर चल रहा है v वेलोसिटी से, m मास से, तो उसके पास क्या होगा? उसके पास होगा मोमेंटम, होगा उसके पास मोमेंटम रहता है, ठीक है, मोमेंटम रहता है। मोमेंटम का यूनिट निकाल लो आराम से। मास का यूनिट क्या होता है? केजी होता है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। तो मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। यहाँ से चलिए आगे देखते हैं। अब आता है न्यूटन से सेकंड लॉ। न्यूटन से सेकंड लॉ देखते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ बोलता ये है, अब यही जो मोमेंटम को चेंज करेंगे, ठीक है, ये जो मोमेंटम का चेंज होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड देता है। न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या दिया? डेफिनेशन दिया। न्यूटन सेकंड लॉ क्या दिया? जो फोर्स का डेफिनेशन तो दे दिया फर्स्ट लॉ, सेकंड देता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा, उसको देता है न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। इस तरह से पता चलता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो सेकंड लॉ में है। सेकंड लॉ जो हो गया एफ हो गया, उसी में न्यूटन फर्स्ट लॉ है। तो जो फार्मूला है वो क्या है न्यूटन्स लॉ का? वो फार्मूला होता है ऐसा, एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स ही ना लगा रहे थे तभी ना ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो रहा है। तो एफ एक्सटर्नल, ए एक्स टी से एक्सटर्नल है, शॉर्ट में लिखें एक्सटर्नल, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। डी मतलब होता है चेंज, डी पी बाई डी टी, चेंज इन टाइम। यानी कि मान लो कि पी मोमेंटम चेंज हो रहा है, यानी कि स्टेट चेंज कर रहे हैं, एक वेलोसिटी होगा फिर दूसरा वेलोसिटी, ठीक है। तो मान लो ऐसा आप P2 माइनस P1, T2 माइनस T1, ठीक है, ये मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो इसके कारण एक फोर्स है ना देने से, बाहर एक फोर्स देने से एक मोमेंटम उसमें चेंज आएगा। तो ही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, या लिखो सीधे पी बाई टी। पी क्या है? मोमेंटम है, ठीक है, पी छोटा लिखते हैं। पी मोमेंटम का फॉर्मूला बताए थे, मास वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। अब पता है आपको मास तो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो देखो तो यहाँ से आ गया ना फोर्स का फॉर्मूला, ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और इसका आप यूनिट निकाल लो आराम से। यूनिट क्या होगा फोर्स का? फोर्स का यूनिट होगा मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो मास हो गया केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग एक न्यूटन भी कहते हैं, न्यूटन, जिसको हम लोग 1 n से दिखाते हैं, ठीक है, n से दिखाते हैं न्यूटन को, कैपिटल N, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स, ठीक है। अब आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मान लो दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक है दो है, ये इस पर इधर से कोई ढकेल रहा है, ये इधर से कोई ढकेल रहा है इसको, F1 और ये F2। जब ये इस पर है ना ढकेल रहा है, ठीक है, ये इसको ढकेल रहा है, ऐसे नहीं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ये वाल है, ठीक है, वाल है, और वाल पे आप अपने हाथ से इस पर एक धक्का दे रहे हो 5 न्यूटन से, ठीक है, 5 न्यूटन से। तो आपका यहाँ पर हाथ है, हैंड है, ये हैंड है, ठीक है। तो ये आप इस पे जितना फोर्स लगा रहे हो, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, उतना ही फोर्स वाल भी आपके हाथ पर लगाएगा, ठीक है ना, सेम टू सेम फोर्स आपके हाथ पे ही लगाएगा 5 न्यूटन। क्यों लगाया? क्योंकि ये वाल पे जब फोर्स लगाया जा रहा है तो वाल तो कहीं पे ना
हिल डुल नहीं रहा है। वाल का तो सिचुएशन स्टेट से एक ही है, यानी कि वो है ना, उसका मोशन नहीं हो रहा है, यानी कि वाल पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है। यानी तो नेट फोर्स होता है, जितना भी फोर्स लग रहा है उसको जोड़ देंगे तो नेट फोर्स होता है। मान लो कि ये 5 न्यूटन, ये वाल जो है 5 न्यूटन ही सह सकता था, 5 न्यूटन से थोड़ा सा भी ज़्यादा लगा देंगे तो मान लो वाल है जो, आपका हाथ सीधे दीवार के अंदर घुस जाएगा। तो मान लो कि 6 न्यूटन लगा देते हो तो ये आपका जो हाथ है सीधे दीवार के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, तो अभी ये दीवार नहीं हिल रहा है, तो अगर आप 5 न्यूटन लगा रहे हो इस पर, तो ये भी वाल भी सेम टू सेम वैल्यू है ना आपको ऊपर लगाता है। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होना चाहिए कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है, इक्वल एंड अपोजिट, एक फोर्स दो फोर्स, यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से नहीं काम चलेगा, दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है। इसका एक एग्जांपल और देते हैं। देखिए, मान लीजिए एक टेबल पर एक बुक रखा हुआ है, मान लो बुक रखा हुआ है 5 kg का, 5 kg का, तो बुक जो है टेबल पर 5 kg का फोर्स लगाएगा। 5 kg मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी लगा लो 10, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये बुक है जो टेबल पे 50 न्यूटन लगाएगा। ठीक है, तो टेबल भी बुक पर 50 न्यूटन लगाएगा। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट लगाएगा, इसको कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ये हमेशा दो ऑब्जेक्ट पे लगता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, इक्वल एंड अपोजिट लगता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, जैसे कि रिकॉइल ऑफ गन, मोशन ऑफ रॉकेट, स्विमिंग करते हैं तो, वाइल ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, इफ़ द स्ट्रिंग ब्रेक्स ऑफ द मैन ड्रॉइंग वाटर फॉल्स बैक, ब्रेक्स ऑफ द मैन ड्रॉइंग वाटर फॉल्स बैक। जैसे कि मान लो कि है ना, कुआं से पानी निकालते हैं, लेकिन जैसे ही रस्सी कट जाती है तो आदमी क्या होता है, पीछे गिर जाता है। तो ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कारण होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिक्स अ नेल ऑन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम, बहुत है ना मुश्किल होता है कि एक काठी को है ना बहुत आराम से है ना एक वुडन फ्रेम पे खड़ा कर दें, फिक्स कर दें। ठीक है, अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। अभी आप देखे थे एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी बोले थे ना, या पी बाई मोमेंटम बाई टी लिख दो। ठीक है, तो जब भी है ना एक्सटर्नल फोर्स, जो मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल बाहर से कोई भी फोर्स लग रहा है तो उसको एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे। ये अगर ज़ीरो हो जाता है, ये अगर ज़ीरो हो जाता है तो क्या होगा, ये जो चेंज इन मोमेंटम है, ये इसका वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये ज़ीरो हो जाएगा, इसको हटा दो। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम लेना है हमको। ये क्या हो गया आपको, डी पी बाई डी टी, ये ज़ीरो हो गया। जब ये ज़ीरो हो गया आपको, ये ज़ीरो हो गया, ठीक है, तो तब आप डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, यानी चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो हो गया। डी पी क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो हो गया। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ बॉडी, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हो गया ना। देखिए पी फाइनल माइनस यहाँ से इजिकल टू पी इनिशियल हो गया, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया ना। मैंने शुरुआत में भी मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। तो वही यहाँ बात बोला है कि जब भी एक्सटर्नल फोर्स है ना ज़ीरो होता है, जब भी एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगा तो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। कंजर्व बोले तो शुरुआत का मोमेंटम, बाद का मोमेंटम, उसके बाद का मोमेंटम, कभी का मोमेंटम देखोगे तो हमेशा एक जैसा ही मिलेगा। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है,
यही कारण है कि टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन रिमेन्स द सेम। द टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम, यही कारण होता है। दी रॉकेट भी है ना, रॉकेट भी काम करता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर। अब आता है इम्पल्स क्या होता है। जब है ना आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हो, बहुत कम टाइम के लिए, बहुत फोर्स लगा रहे हो और टाइम बहुत छोटा टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए, तो वो इम्पल्स आता है। वो क्या होता है, इम्पल्स होता है वो। ठीक है, वो क्या होता है, इम्पल्स होता है। ठीक है, तो इम्पल्स क्या होता है आपका, वही होता है। तो जैसे हम यहाँ लिखे थे ना फॉर्मूला में, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ये लिखे थे ना। तो यही जो हुआ ना, ये हो गया आपको एफ एक्सटर्नल डी टी। ठीक है, डी टी मतलब होता है बहुत छोटा है, ये डी पी भी है। तो जब ये बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं और डी टी बहुत कम है, तो ये जो चीज़ मिलेगा ना, ये कहते हैं इम्पल्स कहते हैं। ये हो जाता है इम्पल्स। ठीक है, इसको कहते हैं इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ये चीज़ जो लिखा हुआ है इम्पल्स, यहाँ फॉर्मूला निकाल दिए ना, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो इम्पल्स निकल गया ना, फोर्स मल्टीप्लाइड। इसी को कहते हैं डी पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। आखिर चेंज इन मोमेंटम ही है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम है। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल है, वही चीज़ है। ठीक है, अब इसका हम यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या होता है, इम्पल्स का यूनिट क्या होता है। तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। तो निकाल दिए, इसका यूनिट न्यूटन सेकंड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 3 रहेगा, वो होगा फ्रिक्शन। चलिए, थैंक यू।